हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं सूत्रकणिका। अब आप सोच रहे होंगे ये मैंने गलत लिखा, तो हिंदी में ऐसे लिखते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे पढ़ते इसको माइटोकॉन्ड्रिया है। हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, तो बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे कि सूत्रकणिका होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह सूत्रकणिका होती क्या है। तो हम लोग बात करते हैं अभिरंजित की, यानी कि स्टैनिंग की। एनसीईआरटी ने प्रॉपर दिया है, लेकिन हाँ नाम नहीं दिया कि किससे स्टैनिंग करते हैं, किससे अभिरंजित करते हैं। तो अभिरंजित का मतलब क्या होता है आप ये समझ जाओ। होली खेली है ना आपने, रंग लगाते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे या किसी भी जो है सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करेंगे तो उसको रंगना पड़ता है। तो हम लोग रंगने की बात करें या अभिरंजित की बात करें, किससे करेंगे, जेनस ग्रीन बी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि याद ना रखी जाए तो ठीक है, कुछ के माइंड में आएगा कि सर ये बी का मतलब क्या है। अगर कन्फ्यूज़न आए तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, वरना ठीक है याद रख लेना, जेनस ग्रीन बी। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्ध का मतलब होता है आधा, स्वायत्त का मतलब ऑटोनोमस यानी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये आधा जो है, तो ये सॉरी 1 मिनट, ये आधा जो है कोशिका के समान काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। कैसे? देखो, इसके पास भी मेम्ब्रेन है जैसे कि सेल के पास होती है। ये खुद का डीएनए होता है, इसके पास खुद ऑक्सीजन बना सकता है। तो जिसके पास खुद का डीएनए होता है ना, वो खुद जो है रेप्लिकेट भी कर सकता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है और बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। इसलिए ये होता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसके बाद बात करें तो इसमें जो विभाजन है यानी कि जो डिवीजन है वो होता है विखंडन, जिसको हम लोग कहते हैं फिजन के द्वारा। ठीक है, विखंडन में क्या होता है, एक बॉडी होती है वो 2 भागों में या 3 भागों में मतलब टूट के अलग हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं विखंडन। 12th में आप लोग पढ़ोगे और 9th में आपने पढ़ा होगा, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन, यानी कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। बात करिए तो वायवीय श्वसन से संबंध है इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन इसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपको याद रखना कि वायु का डायरेक्ट लेना देना है। कैसे है वो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो बस अभी तो ये याद रखना। इसके बाद कोशिकीय ऊर्जा जो बनाता है, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने जब पढ़ाया था आपको यूकैरियोटिक, तो बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि कोशिका ऊर्जा बनाता है, कोशिकीय ऊर्जा बनाता है। किस रूप में बनाता है? तो एटीपी के रूप में बनाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये याद रखना इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तस्तरी नुमा। ठीक है, यानी सोसैक या फिर बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल। तो बेलनाकार या सिलेंड्रिकल आपने देखा होगा, मम्मी के हाथ से कई बार बेलन आपने खाया होगा या अपने पापा को जो है खाते हुए देखा होगा। तो बेलना हर किसी को पता होगा, तो बेलनाकार होता है। साइज की बात करें, आकार की बात करें तो 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक के इसका साइज देखने को मिलता है। डायमीटर यानी व्यास की बात करूं तो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, औसतन कितना होता है, 0 माइक्रोमीटर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको इंट्रोडक्शन हम लोग कह सकते हैं। अब मेन जो हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करिए तो आपको एक ही ऐसा कोशिकांग देखने को मिल जाएगा। मैंने डायग्राम पहले बना लिया, कुछ थ्योरी पहले लिख ली क्योंकि थोड़ा सा समय बच जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है 70S प्रकार का आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया भी है कि राइबोसोम 2 टाइप से होते हैं, एक 70S और एक कौन सा होता है, 80S। और 80S सिर्फ और सिर्फ जो है यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और जितने भी कोशिकांग है उसमें कौन सा दिखाई देगा आपको, 70S। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको 2 लेयर देखने को मिलेंगी। तो आपको ये याद रखना है, एक तो आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली जिसको हम लोग लिखते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो ये हो गई आंतरिक झिल्ली, जिसको हम लोग लिखते हैं इनर मेम्ब्रेन।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक हो गई इनर मेम्ब्रेन, और देख के ही समझ में आ रहा है एक कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएंगी आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी झिल्ली। तो इसको हम लोग कह देंगे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है। अब इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो है इन दोनों में विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कुछ स्पेशल एंजाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में। बस अभी इतना ही याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने हमको इतना ही बताया है। अब वो कौन से एंजाइम है, जब प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी बस ये याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन है, तो आप देखोगे बीच बीच से थोड़ी मुड़ी हुई है, ठीक है, फोल्डेड है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आपको याद रखना है कि इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड होती है, फोल्डेड होती है। सो 1 मिनट, फोल्डेड होती है, सो 1 मिनट, ये होती है फोल्डेड, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे फोल्डेड को अंतर्वलन या वलन, यानी कि ये मुड़ी हुई रहती है, ये इस टाइप से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टी, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे एक वचन में क्रिस्टो। तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होती है, मुड़ी हुई रहती है, अंतर्वलन जिसमें देखने को मिलता है, अंतर का मतलब अंदर की ओर जो मुड़ी रहती है, तो उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और एक वचन में क्या कहेंगे, क्रिस्टो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये क्रिस्टी है, इसके ऊपर जो है अंगूर जैसे कुछ गुच्छे लगे हुए हैं। तो ये क्या है, तो ये है F1 F0 कण, यानी कि पार्टिकल, या फिर इसको हम लोग कह देते हैं, इसको पोलियो हो गया है या को, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सीसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे F1 F0 कण, या इसको कहेंगे ऑक्सीसोम। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस ऑक्सीसोम में जो है आपको एक साइकिल देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ETC साइकिल, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल चलता है, कहाँ पे, ऑक्सीसोम या फिर F1 F0 कण में, जिसको ETC या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। ठीक है, तो ये कहाँ चलता है, F1 F0 कण में। क्या होता है, कैसे काम करता है, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर सभी बोल रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में ही पढ़ेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको एनसीईआरटी माता ने अभी दी हुई है, तो उतना ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो F1 F0 कण है, ये याद रखना, ETC साइकिल चलता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों के बीच में जो है ना एक कक्ष होता है, ये आपको याद रखना है। देखो, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक कक्ष होगा, जिसको हम लोग लिखते हैं बाह्य कक्ष। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं आउटर चैम्बर। तो ये क्या हो गया हमारा आउटर चैम्बर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वाला जो चैम्बर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये होता है भीतरी कक्ष, यानी क्या समझ जाओगे क्या आप, क्या कहेंगे इसको, इसको हम लोग लिखेंगे इनर चैम्बर। ठीक है, और आपको याद रखना है कि भले हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन टर्मोलॉजी आपको इंग्लिश मीडियम में याद रखनी है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो इंग्लिश टर्मोलॉजी बहुत हेल्प करती है, और हिंदी टर्मोलॉजी जो है ना वो चेंज होती रहती है। आपने पता लग रहा बाह्य कक्ष पढ़ा, उन्होंने बाहरी कक्ष पूछ लिया, कुछ भी हो सकता है।
तो इसलिए जो है इंग्लिश टर्मोलॉजी ही याद रखोगे, थ्योरी भली हिंदी में याद रख सकते हो। तो ये है भीतरी कक्ष। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो इसको कहते क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं अधात्री यानी कि मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, इसलिए इंग्लिश में आपको मैं बोल रहा हूँ टर्मोलॉजी याद रखने का, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है इसी को हिंदी में लिख के पूछ लेते हैं। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो है आधात्री को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आउटर चैम्बर हो गया और ये हो गया इनर चैम्बर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे डीएनए होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो है सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, यह आपको याद रखना। यानी एकल रज्जु वृत्ताकार डीएनए। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में क्या अंतर है। तो ये आपको पता होगा डीएनए में कितनी स्ट्रैंड होती है, 2। तो यहाँ पे कितनी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपको याद रखना। और सर्कुलर का मतलब क्या होता है, गोल वृत्ताकार होता है। और यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इस डीएनए में 1 मिनट एंड इस डीएनए में डीएनए होता है, मतलब इसमें डीएनए है सिंगल स्टैंडर्ड, और यहाँ पे आपको कुछ आरएनए भी देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, कुछ आरएनए अणु यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डीएनए और कुछ आरएनए के अणु, ये क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स में आपको एक और चीज़ दिखाई देंगी, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ऐसे कंपोनेंट या ऐसे कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो प्रोटीन संश्लेषण यानी सिंथेसिस के लिए जो है रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो कई बार आपको क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आजकल तो क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग आने लगे। आपको माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया जाएगा और डेज दे दिया जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा क्या, और उसके आगे प्रोटीन लिख दिया। तो आपको पता है प्रोटीन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो राइबोसोम। अगर वो 2 ऑप्शन में नहीं रहे और आपको ऐसा पूछ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया और डेज लगा के पूछ लिया प्रोटीन संश्लेषण, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर होना चाहिए। तो वो हो सकता है राइट, क्यों, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण बनाने के लिए आवश्यक घटक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो 1 मिनट ढिंग 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 ढिंग। चलो, तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो हम लोग एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखना। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने बोला अभिरंजित या स्टेनिंग किससे करेंगे, जेनस ग्रीन पी से। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी ये आधा काम कोशिका के समान करता है। विभाजन होता है विखंडन या फ्यूजन के द्वारा, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है। वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन वगैरह से लेना देना है, इसका संबंध है, ये याद रखना। कोशिकीय ऊर्जा बनाता है, लेकिन किस रूप में, एटीपी के रूप में, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जाग्राहक कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आकृति। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो पढ़ना जरूरी।